इनके पिताजी मदन लाल, उनकी वहाँ पर अच्छी छवि है गुरुग्राम के अंदर, अच्छा युवा पंजाबी चेहरा हैं। मुझे लगता है कि बहुत कड़ा मुकाबला भाजपा से नवीन गोयल वहाँ स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी थे जो कि टिकट मांग रहे थे, सुधीर सिंगला जो एक्स एमएलए थे वो भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोहित ग्रोवर एक काफ़ी फाइट देंगे और कड़ा मुकाबला की। एक बात याद आती है, उस समय भजन लाल जी को राजनीति का पीएचडी कहा जाता था, मुख्यमंत्री बने, पूसाराम जी उनकी सरकार में समर्थन किया, निर्दलीय विधायक जीतते थे ये उस समय। तो इन्हें भजन लाल जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए, क्या पद दूं? तो पूसाराम जी का एक ही जवाब था, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, अगर मेरी कोई पर्ची आ जाए तो उस पर्ची को पास कर देना। महम एक राजनीति का अखाड़ा रहा है शुरू से ही, और जो महम के लोग हैं बड़े स्वाभिमानी हैं, वो मरोड़ निकालने के लिए चुनाव मतलब कैंडिडेट को वोट्स करते हैं। किसके मरोड़ निकालेंगे ये तो समय ही बताएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि महम का चुनाव है, मुझे लग रहा है बहुकोणीय नहीं होगा, अंत में आकर ये केवल द्विकोणीय ही चुनाव होगा। देखिए अभी तो जो प्रत्याशी लग रहे हैं, दीपक हुड्डा को भाजपा मैदान में उतार चुकी है, बलराज कुंडू का चुनाव लड़ना तय है, कांग्रेस ने बलराम दांगी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, बाली पहलवान भी निर्दलीय चुनाव, जो 2 बार के पूर्व विधायक हैं वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, जेजेपी से हरज्ञान मोखरा भी आ सकते हैं या रवि। जिन सीटों पर बगावत होने के बिल्कुल क्षीण चांस हैं, उन सीटों को पहले लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस 41 जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से 16 जाट प्रत्याशी उतार चुकी है और 3 पंजाबी कम्युनिटी के प्रत्याशी उतार चुकी है, 6 ओबीसी प्रत्याशी आ चुके हैं और 3 ब्राह्मण प्रत्याशी अभी तक आ चुके हैं। जो कल 9 प्रत्याशी उतारे गए, इनमें 4 जाट कम्युनिटी के, 2 पंजाबी, 2 ओबीसी कम्युनिटी से और 1 ब्राह्मण कम्युनिटी से प्रत्याशी उतारा गया। श्रुति चौधरी जो कि लगातार कांग्रेस का चेहरा थी, इस बार भाजपा के टिकट पर नजर आएंगी। इधर से बंसीलाल परिवार से रणबीर महिंद्रा के सुपुत्र अनिरुद्ध चौधरी नजर आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ शशि रंजन परमार, जो कि पिछली बार निर्दलीय बीजेपी से चुनाव लड़े, उनका एक यूथ कांग्रेस में बहुत ही पकड़ रही है इनकी, और पहले से ये गुरुग्राम में लोकसभा के भी कंटेंडर थे, परंतु वहाँ पार्टी ने अपने एक सीनियर चेहरे राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा। अच्छा चेहरा। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने कल रात को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 9 नाम है, और उसके बाद अब टोटल संख्या जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जिन नामों पे विधानसभाओं पे घोषणा की है वो 41 हो गई। सबसे पहले 31, उसके बाद एक लिस्ट और जारी की जिसमें 1 नाम था, और अब कल रात को यानी कि इतवार को 9 और नामों पर घोषणा हुई है। अब हरियाणा की राजनीतिक हालात क्या हैं, चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, आपका स्वागत। और जो 9 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, क्या कहना आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। जो 9 नाम उतारे हैं, कांग्रेस बड़ी ही सदी हुई रणनीति से काम कर रही है। जिन सीटों पर बगावत होने के बिल्कुल क्षीण चांस हैं, उन सीटों को पहले लेकर आ रहे हैं, और अब मुझे लग रहा है कि आज रात को तीसरी और कल चौथी सभी लिस्ट आज और कल में आ ही जाएंगी, क्योंकि 12 तारीख नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। और आज शायद आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जो अलायंस की बात चल रही है वो भी मतलब फाइनल प्रारूप दे दिया जाएगा, जिसमें लग रहा है कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। एनसीपी को अब मुश्किल लग रहा है कि कोई सीट मिलेगी, क्योंकि जो फाइनल प्रारूप लगभग मिल चुका। 5 और 2, और जो बाकी बच गई वो सभी की सभी कांग्रेस ही अपने प्रत्याशी उतारे। कौन सी सीट हो सकती है जो 7 सीटें सपा को और आम आदमी पार्टी को जा सकती? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जिन सीटों को लेकर सहमति बनी है, 4 सीटें वो जिसमें लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आगे रही थी, और 2 सीटें सपा को जो मिल रही हैं, वो जिन पर मुस्लिम और यादव बाहुल्य क्षेत्र है, उन सीटों पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है, जिसमें हथीन
और सोहना को प्रायोरिटी पर रखा गया। अच्छा, तो मेव बेल्ट या फिर अहिरवाल में हो सकते हैं नाम, वो तो फाइनल लिस्ट आने के बाद। तो जो कांग्रेस पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें थानेसर, गन्नौर, महम, तोसाम, उचाना कला, टोहाना, नांगल चौधरी, बादशाहपुर और गुरुग्राम। तो सबसे पहले थानेसर की बात करते हैं। अशोक, मैं थानेसर की बात करने से पहले आपको एक बार बता दूं, अभी तक कांग्रेस 41 जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से 16 जाट प्रत्याशी उतार चुकी है और 3 पंजाबी कम्युनिटी के प्रत्याशी उतार चुकी है। 6 ओबीसी प्रत्याशी आ चुके हैं और 3 ब्राह्मण प्रत्याशी अभी तक आ चुके हैं। जो कल 9 प्रत्याशी उतारे गए, इनमें 4 जाट कम्युनिटी के, 2 पंजाबी, 2 ओबीसी कम्युनिटी से और 1 ब्राह्मण कम्युनिटी से प्रत्याशी उतारा गया है। अब थानेसर की बात करते हैं तो लगभग टिकट फाइनल थी। पिछली बार लिटिल बिट मार्जिन से यहाँ अशोक अरोड़ा हारे थे। केवल 842 वोटों से अशोक अरोड़ा यहाँ हारे थे सुभाष सुधा से। सुभाष सुधा की पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बार भी बस भाजपा में उनकी पकड़ है। मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करीब भी हैं। वहाँ तो कुरुक्षेत्र में इन्हें धर्मवीर की जोड़ी कहा जाता है, जो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सुभाष सुधा, और जो पीछे इन्हें मंत्री बनाया गया उसमें भी नायब सिंह सैनी का अहम रोल था। तो अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत ही पंजाबी समाज के बहुत बड़े नेता हैं और उस इलाके में तो अशोक अरोड़ा का काफ़ी नाम है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन पर जो है विश्वास किया है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा पंडित जी बीच में नाराज भी हो गए थे। कुलदीप शर्मा बहुत दिग्गज चेहरे हैं। इनके पिताजी करनाल से शायद 3 बार सांसद रहे हैं और ये खुद स्पीकर भी रहे हैं और पहले विधायक रहे हैं कांग्रेस के। पिछली बार ये निर्मल चौधरी से हार गए थे। इनके प्रति एंटी इनकमेंसी थी, जो हवा थी पिछली बार और लहर थी वो भाजपा के पक्ष में थी, इसलिए भाजपा ने निर्मल चौधरी को के ऊपर दांव लगाया और निर्मल चौधरी ये चुनाव जीत गई। अभी भी भाजपा यहाँ कश्मकश में फंसी हुई है। कृष्णा गहलोत को मैदान में उतारें, देवेंद्र कादियान को मैदान में उतारें। अब जो मेरे पास इनपुट्स आ रही हैं उसमें कृष्णा गहलोत को यहाँ उतारा जा सकता है और राय से रवीश कौशिक या उनके भाई रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को मैदान में उतारा जा सकता है। बडोली के परिवार से कोई शायद, जो मुझे चांस लग रहा है कि सभी को तवज्जो देने के मनाने का प्रयास किया जा रहा है। रमेश कौशिक नाराज चल रहे थे तो उनके परिवार से किसी से। कुलदीप शर्मा तो इस सीट से पिछली बार 10,280 वोट से हार गए थे गन्नौर से, फिर उनको दोबारा से टिकट दे पाना, क्या ये सही रणनीति लग रही है? देखिए, पिछली बार मैंने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी थी कुलदीप शर्मा के प्रति और फिर उसके बाद जो भाजपा की एक लहर बनी हुई थी 75 पार का नारा था, उसमें निर्मल चौधरी पार हो गए। निर्मल चौधरी भी इससे पहले लगातार 2 चुनाव हार चुकी थी, 2009 और 2014 का। तो निर्मल चौधरी का तो एक उनके हस्बैंड का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था लोकसभा में, जिसमें वो दीपेंद्र बीजेपी कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बात करें। खैर, उसके बाद महम आते हैं। दांगी परिवार से आनंद सिंह दांगी के सुपुत्र बलराम दांगी और निर्दलीय, लेकिन महम से तो चुनाव पिछली बार बलराज कुंडू करीब 12,047 वोटों से जीत गए थे। और महम सबसे इंटरेस्टिंग और रोहतक की है, तो इससे थोड़ी सी लंबी चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, महम जो सीट है ना, अगर हरियाणा में विधानसभा चुनावों की चर्चा और महम की चर्चा ना हो तो वो चर्चा ही अधूरी रहेगी। महम एक राजनीतिक अखाड़ा रहा है शुरू से ही, और जो महम के लोग हैं बड़े स्वाभिमानी हैं। वो मरोड़ निकालने के लिए चुनाव मतलब कैंडिडेट को वोट्स करते हैं। किसके मरोड़ निकालेंगे ये तो समय ही बताएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि महम का चुनाव है, मुझे लग रहा है बहुकोणीय नहीं होगा। अंत में आकर ये केवल द्विकोणीय ही चुनाव होगा। देखिए, अभी तो जो प्रत्याशी लग रहे हैं, दीपक हुड्डा को भाजपा मैदान में उतार चुकी है। बलराज कुंडू का चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस ने बलराम दांगी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बाली पहलवान भी निर्दलीय चुनाव, जो 2 बार के पूर्व विधायक हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। जेजेपी से हरज्ञान मोखरा भी आ सकते हैं, या रविंदर सांगवान जो उनके लोकसभा प्रत्याशी थे, या दलबीर भ्रान, इस तरह टाइप का कोई भी प्रत्याशी जेजेपी मैदान में उतार सकती है।
तो जेजेपी का इतना कोई वजूद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जो असली टक्कर है, यदि शमशेर खरकड़ा अपनी धर्मपत्नी राधा अलावत को चुनाव मैदान में उतारते हैं, वो बहुकोणीय तो नहीं बना पाएंगे मुकाबला, हाँ अच्छे खासे वोट जरूर हासिल करेंगे। 20,000 से उनकी वोटों की शुरुआत होगी और 30,000 तक वो जा सकते। अच्छा, उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर राधा अलावत का नाम काटा है ताकि खरखड़ा भी चुनाव लड़ें, खरखड़ा परिवार भी चुनाव लड़े, उधर से बीजेपी का जो हुड्डा है दीपक हुड्डा वो भी चुनाव लड़े, और ये 4 कोणीय मुकाबला होने के बाद कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं कुंडू को फ़ायदा होगा। देखिए, हो सकती है कि कांग्रेस की भाजपा की ये रणनीति कि देखिए, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत जाता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी बढ़त मिली थी, यहाँ पर कांग्रेस को लगभग 53,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीते थे, तो वोट डाइवर्ट ना हो केवल 2 ही जगह पर जाए, इसलिए इसका फ़ायदा बलराज कुंडू को मिले और बाद में बलराज कुंडू को भाजपा का समर्थन लेकर और अब सरकार बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है महम का चुनाव। तो शाम में भाई बहन आमने सामने हो गए, अनिरुद्ध चौधरी और पिछली बार किरण चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, तो शाम से 18,000 से ऊपर वोट उन्होंने लिए थे। तो इस बार श्रुति वर्सेस अनिरुद्ध। देखिए, श्रुति वर्सेस अनिरुद्ध, दोनों ही पार्टीज़ ने बंसीलाल की लेगेसी को कायम रखा है और यहाँ पर इस बार उलट हो गया है कि श्रुति चौधरी जो कि लगातार कांग्रेस का चेहरा थी, इस बार भाजपा के टिकट पर नजर आएंगी। इधर से बंसीलाल परिवार से रणबीर महिंद्रा के सुपुत्र अनिरुद्ध चौधरी नजर आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ शशि रंजन परमार, जो कि पिछली बार निर्दलीय बीजेपी से चुनाव लड़े थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था रोते हुए। अब उनका चुनाव लड़ने का कल ऐलान हो गया। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, राजपूत वोट बैंक, उसमें सेंधमारी होगी और मुझे लगता है कि यहाँ नुकसान श्रुति चौधरी को उठाना पड़ सकता है, जिससे कि अनिरुद्ध चौधरी को थोड़ी सी आसानी रही। कल श्रुति चौधरी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, शायद वो कुछ किसानों से धरने पे बैठे हैं, उनसे मिलने जा रही है, और जिसमें श्रुति चौधरी जो है किसानों को कहा कि आप अगर आपको वोट नहीं देना तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। और जैसी वो वहाँ से निकलती हैं, किसान जो है नारे लगाना शुरू कर देते हैं। खैर, चुनाव है, चुनाव में हर चीज़ होती है। उचाना कला, जहाँ से दुष्यंत चौटाला ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने बृजेंद्र सिंह के सुपुत्र बृजेंद्र सिंह जो हिसार से एमपी थे, उनको टिकट दिया है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से बलराम कटवाल को टिकट दिया था और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला यहाँ से 47,452 वोट लेकर जीत गए थे। देखिए, यहाँ पर जो पूर्व में आईएएस रहे हैं, एक दिग्गज चेहरा हैं, परंतु इनका विरोध तो है ही ऑलरेडी। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो बृजेंद्र सिंह को एज है। यदि यहाँ पर कांग्रेस का कोई इंडिपेंडेंट या किसान किसी कैंडिडेट को पंचायती उम्मीदवार के तौर पर उतारते हैं तो बृजेंद्र सिंह को नुकसान हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा एक वहाँ पर किसान फैक्टर भी काम करता है, क्योंकि किसान आंदोलन में एक्टिव रहने वाले काफ़ी सारे किसान नेता इस बार एस्पायर कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे, लेकिन और क्योंकि और बृजेंद्र सिंह जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, बृजेंद्र सिंह उस समय 3 कृषि कानून जो थे उनके समर्थन में, बल्कि उस बिल पर, उस कानून पर उनके साइन भी थे, तो किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। खैर, हम आते हैं टोहाना पर। परमवीर सिंह को टिकट मिली है, पिछली बार भी इन्हीं को टिकट मिली थी, और जेजेपी के टोहाना से बबली जो है 52,302 वोट से जीत गए, तो बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो परमवीर सिंह हैं बहुत ही दिग्गज चेहरा हैं। हरपाल सिंह के सुपुत्र हैं, इनके पिताजी भी विधायक रहे। 2005 में ये पहली बार विधायक बने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रही है, पहले चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, फिर 2009 में जब ये विधायक बने तो इन्हें कृषि मंत्री भी बनाया गया। और ये पिछला चुनाव, भले ही लगातार 2 चुनाव हारे हों, टिकट की चर्चा थी कि जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह भी हो सकते हैं, इन्हीं के भाई रणधीर सिंह भी टिकट की दौड़ में थे। देवेंद्र बबली को ऑलरेडी मनाही कर दिया गया था। मुझे लगता है कि इस बार चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है। उधर सुभाष बराला अभी तक खुलकर
देवेंद्र पब्लिक स्पोर्ट में नहीं आए हैं। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी पर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। पिछली बार राजा राम गोलवा को टिकट दी गई थी और भाजपा 20,615 वोटों से देखिए, यहाँ लगातार 2 बार भाजपा के विधायक बने हैं अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो पिछला चुनाव जीता है मंजू चौधरी के पति ही मैदान में थे, मूलाराम जी। इनके ससुर 2 बार विधायक रहे हैं। मुझे इनके ससुर जो फूसाराम, उनकी एक बात याद आती है। उस समय भजनलाल जी को राजनीति का PhD कहा जाता था, मुख्यमंत्री बने। फूसाराम जी उनकी सरकार में समर्थन किया, निर्दलीय विधायक जीतते थे ये उस समय। तो इन्हें भजनलाल जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए, क्या पद दूं? तो फूसाराम जी का एक ही जवाब था, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, अगर मेरी कोई पर्ची आ जाए तो उस पर्ची को पास कर देना। तो बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे। पिछली बार इनके पति जब JJP की टिकट पर लड़े थे तो उन्हें 34,000 के करीब अच्छे खासे वोट मिले थे, और गुर्जर समाज के नांगल चौधरी में अच्छे खासे वोट्स हैं, इसलिए इन्हें टिकट दी गई है। बादशाहपुर से वर्धन यादव और पिछली बार कलमवीर यादव को यहाँ से कांग्रेस ने दिया था, और निर्दलीय जिनकी पीछे जो है मौत भी हो गई, 10,186 वोट। देखिए, यहाँ पर तिकोना मुकाबला हो सकता है। तिकोना मुकाबला कुमुदनी राकेश दौलताबाद भी इस बार चुनाव मैदान में आ रही हैं, वर्धन यादव, और उधर से राव नरवीर 2014 से 19 तक विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी थे सरकार में। अब वर्धन यादव यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, और जब राहुल गांधी USA गए थे तो वर्धन यादव साथ में थे, साथ में दीपेंद्र भी गए थे। अभी जब विनेश फोगाट का रोड शो निकला यहाँ पहुँचने के बाद, तो जिस मर्सिडीज़ का इस्तेमाल किया गया वो भी वर्धन यादव की थी। यूथ कांग्रेस में बहुत ही पकड़ रही है इनकी, और पहले से ये गुरुग्राम में लोकसभा के भी कंटेंडर थे, परंतु वहाँ पार्टी ने अपने एक सीनियर चेहरे राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा। जी, अच्छा चेहरा जी। और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर पिछली बार सुखबीर कटारिया को और भाजपा के 33,315 वोट लेकर जीत गए थे प्रत्याशी। देखिए, भाजपा के सुधीर सिंगला आई थिंक जीते थे। इस बार यहाँ पर यदि गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दे दी गई है तो मोहित ग्रोवर पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और 48,000 के करीब वोट प्राप्त किए थे, और दूसरे स्थान पर मोहित ग्रोवर ही थे। इनके पिताजी मदन लाल, उनकी वहाँ पर अच्छी छवि है गुरुग्राम के अंदर, अच्छा युवा पंजाबी चेहरा हैं। मुझे लगता है कि बहुत कड़ा मुकाबला। भाजपा से नवीन गोयल वहाँ स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी थे जो कि टिकट मांग रहे थे, सुधीर सिंगला जो XMLA थे वो भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोहित ग्रोवर एक काफ़ी फाइट देंगे और कड़ा मुकाबला होने की संभावना। 41 की जो टिकट अनाउंस की है अब तक कांग्रेस पार्टी ने, खथुरे साहब आपको क्या लगता है कि इनमें से कितनी ऐसी हैं जो लग रहा है कि सेफ सीट है कांग्रेस के लिए? देखिए, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें से 24 तो विनिंग प्रत्याशी लग रहे हैं, 8 फाइट दे रहे हैं, जो पहली और दूसरी लिस्ट 32 नामों को मिलाकर। जो ये लिस्ट आई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्ट है। देखिए, मैं नांगल चौधरी, गुरुग्राम, इन बादशाहपुर, इनको सेफ सीट में नहीं मानता। जो महम की है, थानेसर की है, ये सेफ सीट्स हैं। कुलदीप शर्मा की जो सीट है वो भी फाइटिंग सीट्स है, ठीक है। यहाँ महम की जो सीट है, यहाँ पर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना प्रेस्टीज इशू बना लें तो बलराज कुंडू कहीं नहीं ठहर पाएंगे। उनका एक और भी कारण है, महम में जो आनंद सिंह दांगी जब SS बोर्ड के चेयरमैन थे या पहले में मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, इन्होंने वहाँ बहुत सारा रोजगार सृजित किया है जिससे काफ़ी सारे परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लगभग 30 के करीब सीट सेफ हैं और जो 11-12 पर मुकाबला। जी, तो कथुरे साहब आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।